मैं सर। आइए आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए कैलाश जी। थैंक यू सर। गुड। कैलाश जी, आपने 2017 में अपना ग्रेजुएशन किया ज्योग्राफी ऑनर्स। यस सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज से? सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज। कहाँ पे है ये दिल्ली में? सर यमुना विहार, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। अच्छा अच्छा। इसके बाद में आपने अपना पीजी भी किया ज्योग्राफी से ही, और इसके बाद में आपने पीजी डिप्लोमा किया आईपीआर, क्या हुआ ये? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपने 2020 में किया। क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लीगल राइट्स होते हैं जो भी किसी व्यक्ति द्वारा जो इन्वेंशन किया जाता है, कोई नया क्रिएशन किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सर। तो ये क्या कॉपीराइट भी इसी में आते हैं? ये सर कॉपीराइट भी इसी में आते हैं। और कौन कौन से इस कैटेगरी में और कौन कौन से आते हैं? जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स है, और प्लांट वेराइटीज जो होती है उनके लिए जी प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या ये वीडियोस वगैरह पे भी लागू होता है? सॉरी सर। प्राइवेट वीडियोस बना के अगर मैं लोड करूं यूट्यूब पे या किसी भी चैनल पे, तो ये क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आएगा? जी सर, जो कॉपीराइट के अंतर्गत ही सिनेमाटोग्राफी एक्ट है, उसी में जो वीडियो वगैरह जो अपलोड करते हैं उनमें आता है। अच्छा, तो सिनेमाटोग्राफी एक्ट अलग है। जी सर। ये कब लागू हुआ और इसका वर्तमान में क्या उसका मिसयूज हो रहा है? कॉपीराइट जी नहीं, सिनेमाटोग्राफी एक्ट जो आपने बताया लास्ट में। सर इस एक्ट के बारे में मुझे जरा। चलिए कोई बात नहीं। आपने 2021 में ज्योग्राफी, धरती गोल है या चपटी है? सर धरती का जो आकार है वो जियोइड शेप का है। कौन सा? जियोइड शेप का है। ये क्या होता है? सर अंडाकार शेप में है सर। अंडाकार शेप में है मतलब अंडे के जैसे? जी सर, जिसमें जो इक्वेटर का जो एरिया है, बीच का एरिया, वो थोड़ा फ्लैट है, और जो पोलर एरिया से ये थोड़ी सिकुड़ी हुई है। अच्छा, एक मैं ये कल्पना करके चलता हूं कि पृथ्वी ऐसे गोल है। जी सर। ठीक है, मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, यस सर। कुछ वर्षों में एक सदी के बाद मैं यहां पहुंच जाता हूं, यस सर। तो मैं क्या नीचे गिर जाऊंगा क्या? मैं नहीं सर। क्यों? मैं तो पृथ्वी के किनारे किनारे ही चल रहा हूं, तो अल्टीमेटली गिरूंगा तो सही ना मैं नीचे? सर जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे हम उससे जुड़े रहते हैं। ओहो, हम ग्रेविटेशनल फोर्स हम उससे जुड़े। पृथ्वी का कितना है जी, कितना है पृथ्वी का? सर 9.8। सॉरी सर, एग्जैक्टली वैल्यू। चलिए, एक आदमी 100 किलो का पृथ्वी पे है। जी सर। चांद पे कितने किलो का होगा और अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी पे कितने का होगा वो? सर एग्जैक्टली तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं गेस करना चाहूंगा सर। बोलिए। सर जो चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पृथ्वी से 1/6 होता है, तो उसमें 100 में अगर सर 16 किलो के आसपास चांद पर रहेंगे, और निर्वात में हमारा कोई वजन नहीं रहेगा। तो वो चांद पे जाएगा तो हल्का हो जाएगा? जी सर। उड़ने लगेगा क्या? सर उड़ने तो नहीं लगेंगे, लेकिन जो अट्रैक्शन फोर्स है वो चांद का, उसका कारण कम हो जाएगा। अच्छा, और इस पे स्पेस में क्या होगा? सर स्पेस में जो निर्वात होता है, निर्वात में ग्रेविटेशनल फोर्स 0 रहता है सर। ये जो आपने तो पढ़ा हुआ स्पेस स्टेशन, फुटबॉल के मैदान के बराबर का अंतरिक्ष में चक्कर मार रहा है, यस सर। है ना? ये पृथ्वी पे क्यों नहीं गिर रहा? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी। इसके बारे में नहीं पता। चलिए, ज्योग्राफी और जियोलॉजी, यस सर। क्या फर्क है दोनों? सर जियोलॉजी में मुख्य रूप से हम जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है और इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में पता करते हैं, और ज्योग्राफी में इंटरनल स्ट्रक्चर का एक ही जो पोर्शन है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, उसमें पढ़ते हैं। बाकी जो पृथ्वी की सतह पर जो क्रियाविधि होती है उसकी स्टडी हम ज्योग्राफी में करते हैं। अच्छा, अगर किसी चट्टान की यस सर। मुझे उम्र नापनी हो तो मैं कैसे नापूंगा? सर इसके लिए कार्बन डेटिंग विधि होती है, उससे भी नापा जाता है। और ये अभी कार्बन डेटिंग की विधि किसी मस्जिद वगैरह में भी इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। क्या है कार्बन डेटिंग से मस्जिद की अपन वो कैसे निकालेंगे लाइफ? सर कार्बन डेटिंग विधि में जो कार्बन का एक C14 जो है उसको यूज किया जाता है, जिसके अंतर्गत कार्बन की जो हाफ वैल्यू निकाली जाती है, वो लगभग जो 5300 ईयर होती है उसके आसपास होती है सर, उसी से कैलकुलेट की जाती है। एग्जैक्टली इसकी क्रियाविधि मुझे आइडिया नहीं है सर। अच्छा, चरभर क्या होता है? सर चरभर एक ट्रेडिशनल गेम है जिसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं, और 24 पॉइंटर ग्रिड होता है इसमें एक, और उसमें 2 खिलाड़ियों के पास 9 गीटियां होती है, और जो दोनों खिलाड़ी एक के बाद एक गीटी चलते हैं, अगर 3 गीटी एक खिलाड़ी की एक रेखा में आ जाती है तो उसको भर बोलते हैं, और अगर वो भर बन जाती है तो सामने वाले खिलाड़ी की एक गीटी को उठा लिया जाता है, उसको चर बोला जाता है। अच्छा, उसको चर बोला जाता है, उसको भर बोला जाता है, जी सर। इसलिए चरभर।
ये कैसे आपकी मेंटल एक्सरसाइज को कैसे या मेंटल शार्पनेस को कैसे अच्छा करता है ये? सर जब भी चरबर खेलते हैं तो जो नेक्स्ट मूव हम चलते हैं तो उससे पहले ये सोच के चलते हैं कि अगर हमने ये मूव चला तो अपोनेंट खिलाड़ी क्या मूव चलेगा, तो पूरी एक मेंटल एक्सरसाइज और स्ट्रेटेजी बना के कार्य किया जाता है। तो इसमें तो 3 गिट्टियों की बात कर रहे हैं, इससे तो बढ़िया शतरंज है जिसमें 8 गिट्टियां होती हैं एक, जी सर, जिनको हम मूव करते हैं, तो वहां आपका दिमाग ज्यादा शार्प होगा। बिल्कुल सर, निस्संदेह रूप से, लेकिन शुरू से ही मैं इसको खेलता आया हूँ तो चलिए सर प्लीज। जी सर, ज्योग्राफी आपका विषय रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने ज्योग्राफी में किया है। अभी म्यांमार में और थाईलैंड में भूकंप आया, ये भूकंप आने के पीछे मुख्य कारण क्या है? सर भूकंप आने के पीछे मुख्य कारण टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज होती है उनके कारण है। जो म्यांमार और थाईलैंड के क्षेत्र में भूकंप आया है वहां पर सर जो सेंगोंग फॉल्ट है जो कि इंडियन प्लेट और माइक्रो बर्मा प्लेट है उनके बीच में, तो वहां पर उस कारण सर भूकंप आया है। फॉल्ट तो क्यों फॉल्ट लाइन के ऊपर या फिर प्लेटों के कन्वर्जेंस के ऊपर ही भूकंप आते हैं, क्यों ऐसा क्यों? तब जब प्लेटें मूवमेंट करती है, जो फॉल्ट एरिया होती है बाउंड्री एरिया, उन्हीं एरिया में जो मूवमेंट होता है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है, तो उन क्षेत्रों में जो प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती है या दूर होती है तो वहां पर जो एस्थेनोस्फीयर है वहां से एनर्जी रिलीज होती है जिसके कारण भूकंप आता है। सर एनर्जी रिलीज क्यों होती है? सर एनर्जी रिलीज होने के पीछे एक कारण है कि आर्थर होम्स महोदय ने बताया था कि कन्वेक्टिव करंट्स चलती है पृथ्वी के जो आंतरिक क्षेत्र है उनमें, तो उनके कारण सर एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि वहां पर हॉट प्लूम और जो कोल्ड प्लूम है वो एक कन्वेक्टिव सेल के रूप में कार्य करते हैं। ये तो आप प्लेटों के मूवमेंट का कारण बता रहे हैं मुझे। सर मैंने पूछा कि भूकंप जब आता है भूकंपीय तरंगे निकलती हैं। यस सर। और भूकंपीय तरंगे कुछ नहीं है, केवल ऊर्जा का संचारण है। जी सर। तो ये भूकंपीय तरंगे निकलती हैं, ये किस वजह से निकलती है? ऊर्जा क्यों मुक्त होती है? कहीं ना कहीं से ऊर्जा आई होगी तभी तो मुक्त हुई होगी। जी सर। तो ऊर्जा मुक्त होने के पीछे क्या कारण है? सर इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि जो प्लेट मूवमेंट होता है उसके कारण जो पृथ्वी की सतह पर जो भार होता है उसका डिफॉर्मेशन होता है एक जगह से दूसरे, उसके कारण भी सर हो सकता है। अच्छा, डिफॉर्मेशन होता है, चट्टानों में विकृति आती है। सर। ठीक है, चलिए वह बिंदु जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट बोल। और वह बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले रिकॉर्ड होती है पृथ्वी की सतह पर? सर एपिसेंटर बोला जाता है। एपिसेंटर कहा जाता है उसे। तो एपिसेंटर वो बिंदु है जहां पर सर्वाधिक नुकसान होता है क्या भूकंप की वजह से? जी सर, एपिसेंटर पर सबसे ज्यादा नुकसान, सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव भूकंप का। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए 2 पैमाने हैं, एक तो रिक्टर पैमाना और मर्केली पैमाना। दोनों में क्या फर्क है? सर जो मर्केली पैमाना है उस पर भूकंप की इंटेंसिटी को नापा जाता है। इंटेंसिटी से आपका क्या तात्पर्य है, पहले ये बताएं सर? इंटेंसिटी से जैसे कि जो एनर्जी निकली है वहां से, तो उसकी क्या इंटेंसिटी है, उसकी क्या स्पीड है, जो भूकंप की तरंगे होती है उनकी। आगे बढ़े। और जो रिक्टर स्केल है उस पर मैग्नीट्यूड को नापा जाता है कि इससे कितना ज्यादा जान माल को नुकसान हुआ है या कितना। उल्टा बोल दिया आपने। इंटेंसिटी में तो जान माल के नुकसान की बात की जाती है और मैग्नीट्यूड में बात की जाती है मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। सॉरी सर, थैंक यू सर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर ऐसे कौन से गुण होने चाहिए प्रशासनिक अधिकारी में कि वो एक बेहतर ढंग से प्रशासनिक सेवाएं प्रदान कर सके जनता को? सर सबसे पहले तो मुझे लगता है कि रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होना चाहिए जो अपने काम है उनके प्रति। क्या फर्क है दोनों में, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में? सर अकाउंटेबल जो अपने सीनियर के लिए रहते हैं कि जो आपको कार्य दिया गया है उसको कार्य करना, और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो जिनके लिए आप कार्य कर रहे हो उनकी उस कार्य की आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट मैनर में आपको करना। तो अकाउंटेबिलिटी सीनियर्स के प्रति होती है या जनता के प्रति भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हमारी? सर जनता के प्रति भी, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। सर जनता दोनों के प्रति होनी चाहिए। गांधी जी के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? सर गांधी जी के जीवन से एक अहिंसक रूप से अहिंसक रहकर और सतत प्रयास करते रहने चाहिए, सफलता एक ना एक दिन हमें मिल जाएगी। चलिए, इसको और थोड़ा स्पेसिफिक बनाता हूं मैं क्वेश्चन को कि गांधी जी के जीवन से ऐसी कौन सी चीजें आप सीखते हैं जिन्हें आप प्रशासन में अप्लाई करके एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उभर सकते हैं? एक तो उनका डेडिकेशन जो था, जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्हें डेडिकेटेड रहकर कितनी मुश्किलों के बाद भी कार्य करते रहे, कभी भी वो डिमोटिवेट नहीं हुए। और सर उनकी जो भी मूवमेंट थे तो उनके प्रति जो अगर वो फेलियर भी रहा या कम सक्सेस रहे तो उनने उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ली थी उनने। और सर जो पिछड़े और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति है उनके लिए कार्य भी करें। गांधी जी के 7 सिंस बड़े पॉपुलर हैं। जी सर। 7 सिंस के बारे में आपको जानकारी प्राप्त है? जी सर। बताएं 7 सिंस कौन से हैं? सर सबसे पहले साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, कैरेक्टर विदाउट मोरालिटी,
वर्शिप विदाउट वेल्थ, सॉरी सर, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, वेल्थ विदाउट वर्क, गुड। करेक्टर, नॉलेज विदाउट करेक्टर। ठीक है, बेसिक नॉलेज है आपको। ठीक है सर, प्लीज। आपका जो डीडवाना कुचामन है, इस जिले में संगमरमर के पत्थर बहुत मिलते हैं, मार्बल। यस सर। संगमरमर बनने की प्रोसेस क्या है? सर संगमरमर एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो लाइमस्टोन से मार्बल का कायांतरण हुआ है सर। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि पृथ्वी के ऊपर सबसे शुष्क जो डेजर्ट है वो कौन सा है और ये क्यों इतना ड्राई हुआ? सर साउथ अमेरिका में जो अराकान डेजर्ट है सर, वो सबसे ड्राई वो है या सहारा है? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है अराकान डेजर्ट। तो उसका कारण बताइए इतना ड्राई होने का। सर एक कारण तो कि वहाँ पर जो कोल्ड पेरू ट्रेन जो करंट चलती है उसके कारण सर। और सर दूसरा कि वो जो महाद्वीपीय क्षेत्र है उसमें वेस्टर्न साइड पर है, और सर सब ट्रॉपिकल रीजन में सर। ओके, फोल्ड माउंटेन बनने की प्रोसेस क्या होती है? सर फोल्ड माउंटेन जब दो जो प्लेटें हैं वो आपस में कंप्रेशन होता है और उसके कारण सर फोल्ड माउंटेन। प्रोसेस पूरा बताइए इनका। सर जियोसिंक्लाइन जो एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जो दो प्लेटें हैं उनके बीच में जो सेडिमेंटेशन से जो एक पट्टी बन, जैसे 33C था गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में, तो कंटिन्यू जो सेडिमेंटेशन हुआ 33C में, उसके बाद में प्लेटें एक दूसरे के पास में आ रही थी, तो उनके कारण जो प्लेटों के कन्वर्जेंस के कारण हुआ सर, जिससे कंप्रेशन फोर्स बना और फोल्ड माउंटेन बना। ओके, ये जहाँ डाइवर्जेंस होता है वहां बनते हैं या कन्वर्जेंस जहाँ होता है प्लेट्स का वहां बनते हैं, या दोनों जगह बन सकते हैं? फोल्ड माउंटेन कन्वर्जेंस के साइड पर ही बनते हैं। कन्वर्जेंस के स्थान पे प्रमुख उदाहरण कहाँ कहाँ पे देखते हैं आप इसके? सर हिमालयज हो गया, एंडीज और रॉकीज सर। ठीक है, एक इको टूरिज्म शब्द चर्चा में रहता है, ये क्या है और राजस्थान में इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? सर इको टूरिज्म जैसे इकोलॉजिकल और जो इकोलॉजी और टूरिज्म को साथ मिलाकर बनाया गया है कि जो टूरिज्म है उसको सस्टेनेबल और इको, जो जैसे कि बायो नेशनल पार्क है या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उन क्षेत्रों में इको टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाए और वहाँ पर लोगों को इसलिए भी अवेयर किया जाए कि बायोडाइवर्सिटी के लिए भी अवेयर किया जाए कि कैसे संरक्षित रखना है, इनके लिए किया जाता है। तो राजस्थान में जैसे सज्जनगढ़ है और कमली घाट जो राजसमंद में क्षेत्र है और नाहरगढ़ सेंचुरी है, वहाँ पर भी सर। आप मुझे ये बताइए कि जैसे एक है हमारा रणथंबोर नेशनल पार्क, एक सरिस्का, और एक जैसे मान लीजिए जयपुर का बायोस्फीयर रिजर्व पार्क है, ठीक है, इनमें इन सिटू और एक्स सिटू का एग्जाम्पल कौन सा है? इन सिटू में जैसे कि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है, ये सब है, और एक्स सिटू में जो जू होते हैं, बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। इनमें अंतर क्या होता है दोनों में, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन में? इन सिटू कंजर्वेशन में जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसी में जो फ्लोरा और फौना को संरक्षित किया जाता है, और एक्स सिटू में जैसे जू वगैरह है तो आर्टिफिशियल जो हैबिटेट बना के उनको सर वहाँ कंजर्व किया जाता है। ओके, अभी 2025 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अमेंडमेंट किया गया है, इसके कुछ मेजर प्रोविजंस बताइए। तो इसके बारे में मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जो लू है उसको सर राजस्थान की जो राज्य आपदा के रूप में शामिल किया है। ये संसद ने जो विधेयक पारित किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, उसके बारे में जानकारी। अच्छा, आपदा प्रबंधन होती क्या है? सर जैसे कोई भी डिजास्टर है तो उससे उसको मतलब रोकने के लिए या उससे जो हानि होती है उसको कम करने के लिए कि उससे कोई भी डिजास्टर आ रही है तो उससे पहले क्या प्रावधान किए जाने चाहिए, उसके दौरान क्या प्रावधान किए जाने चाहिए और उसके बाद में रिहेबिलिटेशन के लिए क्या कार्य किए जाने चाहिए, तो इन सबको मिलाकर आपदा प्रबंधन। भूगोल का प्रशासन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कि आप एसडीएम हैं एक ब्लॉक के, और वो जो ब्लॉक है जिला, आपका पूरा जिला और ब्लॉक बहुत ज्यादा भूकंप से सेंसिटिव है, आपका वहां जैसे ही पदस्थापन होता है तो प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट आप क्या बनाएंगे? भूकंप है तो भूकंप का जैसे कि जो स्टडी वगैरह हुई है तो उससे हमें पता चलता है कि इसकी पहले से वार्निंग नहीं दी जा सकती, लेकिन भूकंप प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ पर लोगों को इसके लिए अवेयर किया जा सकता है, जैसे मॉक ड्रिल वगैरह जो होती है कि भूकंप अगर आता है तो आपको क्या करना है भूकंप, और उसके दौरान जो जब भूकंप की वार्निंग मतलब भूकंप आया है तो जैसे कि वहाँ बाहर जाके उनको खुले में जाना है, ये ऐसी चीज़ें उनको बताई जा सकती है। और भूकंप आने के बाद अगर ऐसा कोई मतलब कि हानि होती है तो उसका असेसमेंट करके उसके बाद में सर उस पर कार्य करना, रिहेबिलिटेशन के लिए कार्य किया जाना। सर आप पूछिए। आपकी ना कहने की आदत नहीं है,
लिखा है आपने? Yes, sir. ना नहीं कह सकते आप। यस सर। कोई आपको कुछ भी कह ले, आप ना नहीं कह सकते। चाहे कोई गलत काम करने के लिए भी कहे आपको, आएंगे प्रलोभन आते हैं जी सर। और प्रेशर भी आते हैं, तो आप ना नहीं कह सकते, तो आप तो फंस जाएंगे। सर ये मैंने अपने जो अभी तक के जो टाइम पीरियड था, जो पढ़ाई के टाइम, तो मैंने ये नोटिस किया कि कोई भी दोस्त मुझे जब कहते थे कि कोई बाहर चलने के लिए या ऐसी चीजें, तो आप मैं चले जाते थे। तो सर मैं मना नहीं कर पाता था। लेकिन इस पे अभी मैं पिछले 1 साल से कार्य कर रहा हूँ कि जहाँ तक कोशिश हो सके मैं मना करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी ना कहना भी एक अपने आप में कला है। क्या आप इससे सहमत हैं क्या? बिल्कुल सर। चलिए, आपका इंटरव्यू संपन्न हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।